आज का वीडियो। इस वीडियो में हम लोग नगर योजना के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना की कैसी माने रही होगी। इसके पहले हम लोग पिछले लगभग 6 वीडियो में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन किए हैं। अब हम लोग नगर योजना को शुरुआत करते हैं। तो नगर योजना के अंतर्गत सबसे पहले पढ़ेंगे कि नगर योजना लगभग प्रत्येक एक चारदीवारी से घिरा रहता है, यानी कि वहाँ पे जितनी भी घरें थी वो चारों तरफ चारदीवारी बने होते थे। आज के घरों में भी हम लोग देखते हैं कि चारदीवारी बना रहता है। तो आज से 2500 ईस्वी पूर्व, यानी कि आज से 5000 साल पहले ऐसी नगर व्यवस्था थी जहाँ पे जो घर बनाए जाते थे वो चारों तरफ चारदीवारी से घिरा होता था। प्रत्येक नगर जो था वह 2 भागों में बटा हुआ था। एक पश्चिमी भाग जो कि हाइयर होता था, यानी कि ऊंचे भाग में होता था, और पूर्वी भाग जो था वह नीचे स्तरों पर होता था। धौलावीरा से जो मिले हैं वो उच्च, मध्यम और निम्न प्रकार के घरों या नगर योजना मिली हुई है, यानी कि उच्च भाग जो था पश्चिमी भाग में था और लोअर जो था वह पूर्वी भाग में था। लेकिन धौलावीरा से एक ऐसा जगह है जहाँ पे उच्च, मध्यम और निम्न वर्गीय मिले हैं, यानी कि कह सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले जो सभ्यता का विकास हुआ था तो उस समय एक धनवान लोग होते थे और एक गरीब लोग होते थे, लेकिन एक बीच में मध्यम वर्गीय परिवार का भी अभ्युदय होता है। धौलावीरा से ऐसा जानकारी मिलता है। सड़कें जो थी वह सीधी और चौड़ी होती थी, समकोण पर काटती थी। सड़कें जो होती है एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। मकानों का आकार जो होता था आयताकार होता था और पक्की ईंटों से बने होते थे। मकान के दरवाजे जो थे वो पीछे की ओर खुलते थे। यह एक विचित्र घटना दिखाई देती है सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत कि जब मकान के दरवाजे जो होते थे वो पीछे की ओर खुलते थे, न कि आगे की ओर। उसके बाद में आगे देखते हैं हम लोग, मकान के दरवाजे जो होते थे वो पीछे की ओर खुलते थे। अपवाद के रूप में लोथल एक जगह है जो सड़क की ओर मकान के दरवाजे खुलते हैं। बाकी सभी जगह जितने भी स्थल मिले हैं वहाँ से मकान के दरवाजे जो होते थे वो पीछे की ओर खुलते थे। भूमिगत जल प्रणाली वहाँ पे थी, यानी कि अंडरग्राउंड वाटर वहाँ पे देखने को मिले हैं। नगर योजना के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना व्यवस्थित थी। यह हम बोल सकते हैं व्यवस्थित थी क्योंकि वहाँ पे एक प्रॉपर वे में सड़कें मिलती है, प्रॉपर वे में आपको नगर योजना से बनाए हुए घर मिलते हैं, ड्रेनेज सिस्टम मिलता है। इस तरह से हम बोल सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना जो थी वो पूरी तरह से व्यवस्थित थी। सामान्यतः प्रत्येक नगर एक चारदीवारी से घिरा होता था, जैसा कि मैंने बताया, और नगरों को 2 भागों में बांटा गया था, एक पश्चिमी भाग और एक पूर्वी भाग। पश्चिमी भाग ऐसा समझा जाता था कि जितने भी धनवान और बड़े लोग होते थे वहाँ वो लोग पश्चिमी भागों में रहते थे, और पूर्वी भागों में जो कि निचले स्तर पर रहता था वहाँ पे जो गरीब या निचले तबके के लोग रहते थे वो लोग पूर्वी भाग में रहते थे। परंतु धौलावीरा एकमात्र ऐसा नगर था जो 3 भागों में बटा हुआ था, एक उच्च भाग, एक मध्यम भाग और एक निम्न भाग। ये 3 भागों में बटा हुआ था हमारा धौलावीरा में। नगरों की जो सड़कें थी वह समकोण पर काटती थी और सीधी और चौड़ी होती थी। आज भी देख सकते हैं बहुत सारी सड़कें जो है समकोण पर काटती है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक सड़कों का एक इतिहास रहा है कि उसकी सड़कें जो मिली है वह एक दूसरे को समकोण पर काटती है और सीधी और चौड़ी होती थी। अब आगे देखते हैं। मकानों का आकार जो होता था वह आयताकार होता था और मकान पक्की ईंटों से बने होते थे। मकान के दरवाजे सामान्यतः सड़कों से पीछे की ओर खुलते थे, परंतु लोथल के दरवाजे सड़क की ओर खुलते थे। इस सभ्यता की जल निकासी प्रणाली भूमिगत थी। ये सब का जिक्र पहले इसके पहले तुरंत हम किए थे। जल निकासी के साक्ष्य जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता का स्थल कालीबंगा में मकानों के निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग मिलता है। एक ऐसा जगह है कालीबंगा, हालांकि बहुत सारे स्थल वहाँ पे मिले हैं जो कि पक्की ईंटों से मिले, लेकिन कालीबंगा में मकानों का निर्माण जो है कच्ची ईंटों से हुआ है। ये ऐसा प्रयोग में मिलता है। उसके बाद में वहाँ के एक ईंट का अनुपात जो था वह 4:2:1 के अनुपात में, या इसको हम लोग बोल सकते हैं 1:2:4 के अनुपात में, क्योंकि उल्टा करेंगे तो 1:2:4 हो जाएगा या 4:2:1। इस अनुपात में ईंट वहाँ पे बनाए जाते थे। तो आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से एक व्यवस्थित व्यवस्था नगर योजना की थी, जिसके माध्यम से इसको हम लोग नगरीय व्यवस्था कहते हैं। स्थलों का उत्खनन कहाँ कहाँ से हुआ था इसको हम लोग देख लेते हैं, जो कि 1931 ईस्वी में चंदहुदड़ो की खुदाई मजूमदार ने की थी। फिर 1953 ईस्वी में यगदत्त शर्मा ने पंजाब के रोपड़ में खुदाई की थी। 1953 ईस्वी में अमलानंद घोष यानी कि ए घोष ने राजस्थान के कालीबंगा में खुदाई की थी। 1955 से 63 ईस्वी के बीच में एस आर राव ने गुजरात के लोथल में खुदाई की थी।
1981 ईस्वी में गुजरात में RS बिष्ट ने धौलावीरा में खुदाई की थी। ये सब महत्वपूर्ण स्थलों के उत्खनन या खुदाई के चिन्ह है। अब हम लोग मुख्य स्थलों के बारे में पढ़ लेते हैं। मुख्य स्थल में सबसे पहला स्थल है हमारा, वह है हमारा हड़प्पा। हड़प्पा में सबसे पहले क्या क्या मिले हैं, तो यहाँ से पासे मिले हैं। पासा मतलब डाइस, खेलने वाला। मजदूरों के आवास यहाँ से प्राप्त हुआ है। दुर्गीकरण के साक्ष्य भी हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। मातृ देवी की मूर्ति एवं गेहूं की 2 किस्में जो है हड़प्पा से प्राप्त हुई है। पृथ्वी के गर्भ से निकलता हुआ पौधा भी हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। अन्नागार भी पौधा हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। ईंटों के चबूतरे हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। कब्रिस्तान, जिसे हम लोग R37 के नाम से जानते हैं, यह भी हमारा हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा से इतने सारे चीज़ मिले हैं, और भी चीज़ मिले होंगे, अगर आपको कहीं मिलेगा तो इसमें आप ऐड कर सकते हैं, बट ये प्रमुख चीज़ें हैं। पासे, मजदूरों के आवास, ध्रुवीकरण के साक्ष्य, मातृ देवी की मूर्ति एवं गेहूं की 2 किस्में, पृथ्वी के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, अन्नागार, ईंटों के चबूतरे, कब्रिस्तान यानी कि R37, ये सारे चीज़ें हड़प्पा से मिले हैं। अब हम लोग मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो एक ऐसा स्थल है जिसका सिंधी भाषा का शब्द है मोहनजोदड़ो, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो है वह मोहनजोदड़ो ही है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो है वह मोहनजोदड़ो ही कहलाता है। 1980 ईस्वी में मोहनजोदड़ो को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल कर दिया गया था। यानी कि अब यूनेस्को और भारत दोनों इसका संरक्षण करेंगे मोहनजोदड़ो का। विशाल स्नागार यहाँ पे प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो में। विशाल स्नागार सबसे बड़ी इमारत यहाँ से प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से ही। एक स्तूप के साक्ष्य भी मोहनजोदड़ो से मिले हैं, जो कनिष्क के द्वारा बनवाया गया था। हालांकि कनिष्क तो बहुत बाद में आए थे, बट वहाँ से जब खुदाई हुआ तो एक स्तूप के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से भी प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से चावल के साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो से एक नग्न नर्तकी के कांसे की मूर्ति मिली है। तांबे का ढेर मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। एक पुरोहित की मूर्ति भी मोहनजोदड़ो से मिली हुई है, जो दाढ़ी बढ़ाया हुआ है, ऐसे करके दिखता है। एक विश्वविद्यालय के साक्ष्य भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त होते हैं। एक पशुपति शिव की सील भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। उसके बाद में एक सूती कपड़ा यानी कि कॉटन भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। तो इतने सारे चीज़ मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। अब उसके बाद में हम लोग देखते हैं चनहुदड़ो के बारे में। तो चनहुदड़ो से जो है बिना दुर्गीकरण वाला नगर, यानी कि ये ऐसा नगर था जहाँ पे दुर्गीकरण नहीं किया गया था। हड़प्पा के सभी स्थलों का दुर्गीकरण किया गया था, बट चनहुदड़ो का दुर्गीकरण नहीं किया गया था। वक्राकार ईंटें चनहुदड़ो से प्राप्त हुई है। मनकों के साक्ष्य भी चनहुदड़ो से प्राप्त हुए मिलते हैं। उसके बाद में आपका महिला लिपस्टिक के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। कालीबंगा से हम लोग देख सकते हैं, कालीबंगा से काले रंग की कांच की चूड़ियाँ भी मिली है। जूता हुआ खेत प्राप्त हुआ है। लकड़ी का हल कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। ऊँट की अस्थियाँ कालीबंगा से प्राप्त हुई है। कच्ची ईंटें भी कालीबंगा से प्राप्त हुई है। और 7 अग्निवेदिका कालीबंगा से ही प्राप्त हुए हैं। इस तरह से पॉइंट बाई पॉइंट लिख दिए हैं, जिससे आपको याद रहेगा। इनमें से कोई भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ें कालीबंगा से प्राप्त हुई है, तो आप लोग याद रखेंगे ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा हो सकते हैं, यानी कि काले रंग की कांच की चूड़ियाँ कालीबंगा से प्राप्त हुई है। जूता हुआ खेत कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। लकड़ी का हल भी कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। ऊँट की अस्थियाँ भी कालीबंगा से प्राप्त हुई है। कच्ची ईंटें भी कालीबंगा से प्राप्त हुई है। और 7 अग्निवेदिका भी कालीबंगा से प्राप्त हुई है। अब लोथल के बारे में हम लोग देखते हैं, लोथल से क्या क्या चीज़ मिला है। लोथल से आप लोग देख सकते हैं कि लोथल से भारत का प्राचीनतम बंदरगाह लोथल को हम लोग बोलते हैं। लकड़ी के जहाज का नमूना लोथल से ही प्राप्त हुआ है। हाथी के दांत से बना एक स्केल जो है लोथल से ही प्राप्त होता है। चावल का छिलका यानी कि राइस हस्क लोथल से ही प्राप्त हुआ है। गोदीवाड़ा यानी कि डॉक यार्ड जो है लोथल से ही प्राप्त होता है। घोड़े के साक्ष्य जो है लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। माप तौल के उपकरण जो है लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। इतने सारे चीज़ लोथल से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद धौलावीरा के बारे में देखते हैं। इस सभ्यता के 4 सबसे बड़े स्थलों में से एक है धौलावीरा। 2021 ईस्वी में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में इसे सम्मिलित किया गया था धौलावीरा को। आगे देखते हैं हम लोग। धौलावीरा सिंचाई एवं बाध्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। 3 भागों में बटा हुआ एक नगर था धौलावीरा में। 10 भावचित्रों वाला एक अभिलेख भी धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। तो इतने सारे चीज़ हमको धौलावीरा से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद में आप लोग देख सकते हैं कुणार जगह से आपको चांदी का मुकुट प्राप्त हुआ है। सिनौली से तलवार प्राप्त हुआ है। दैमाबाद से तांबे का रथ प्राप्त हुआ है। तो इस तरह से ये सभी प्रमुख हमारे शहर थे
जहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता से कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे मिली हुई है। अब उसके बाद में हम लोग आगे इसका देखते हैं पतन के कारण क्या थे। अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है पतन के बारे में। पतन के बारे में कोई भी विद्वान एक मत नहीं है, सभी लोग अलग अलग कारण बताते हैं। तब हम लोग वन बाई वन करके देखते हैं। जैसे बाह्य आक्रमण ये बताते हैं व्हीलर, पीगट और गार्डन चाइल्ड के अनुसार जो है इसका पतन, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन जो है बाह्य आक्रमण के द्वारा हुआ था। कैनेडी बोलते हैं कि महामारी के कारण हुआ था, यानी कि कुछ बहुत बड़ी महामारी हुई होगी जैसे कोरोना टाइप, तो मृत्यु हो गई थी। लेकिन ये भी पूर्णतः साक्ष्य नहीं है, क्योंकि जब महामारी भी होगी तो सभी लोग एक साथ नहीं खत्म हो जाएंगे, तो ये भी पूरी तरह से सत्य नहीं है। तीसरा नंबर में है जलवायु परिवर्तन। आर.एल. स्टीन और ए.एन. घोष के द्वारा कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन जो है जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ। उसके बाद में रैकर्स के अनुसार भूकंप के द्वारा होता है। रैकर्स कहते हैं कि भूकंप आया होगा जिसके कारण मतलब कि पूरी सिंधु सभ्यता का विकास, सिंधु सभ्यता पूरी तरह से खत्म हो गई होगी या पतन हो गया होगा। पाँचवा नंबर में बोलते हैं जॉन मार्शल या एस.आर. राव के अनुसार बाढ़ के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ था। आईआईटी खड़गपुर जो हाल ही में जो दिया हुआ था उसके अनुसार सूखा के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ था। लेकिन ये सबसे माने हास्यास्पद है कि जब सूखा हुआ होगा तो वहाँ पे अभी भी तो पानी है, तो जब पानी है, नदी है पास में ही, तो ऐसे इतने दिनों तक सूखा कैसे हो सकता है। तो ये पता नहीं कैसे ये लोग किए हैं, बट आईआईटी खड़गपुर मानता है कि सूखा के कारण इस सभ्यता का पतन हुआ था। इस सभ्यता के पतन को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। जैसा कि मैंने बताया कुछ प्रमुख मत उपयुक्त दिए गए हैं जो कि यहाँ पे 6 हैं, परंतु अधिकतर इतिहासकार इस सभ्यता के पतन का कारण बाढ़ मानते हैं। कहते हैं कि बाढ़ आया होगा जिसके कारण इस सभ्यता का विनाश हुआ होगा। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि सभ्यता की मुख्य विशेषताएं क्या क्या रही है, जो कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देखिए, इस सभ्यता की मुख्य विशेषताएं अगर पूछे, जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषताओं को बताते हुए इसके कुछ अद्वितीय बातों की विशेषताएं बताएं। देखिए, इसकी मुख्य विशेषताएं में सबसे पहले तो एक नगरीय सभ्यता थी, जिसके बारे में हम लोग पूरा विस्तृत तरीके से अध्ययन किए हैं। कैसे नगरीय सभ्यता थी, क्या क्या नगरीय सभ्यता में विकास हुआ था, कैसे सड़कें समकोण पर काटती थी, ये सभी चीज़ों का अध्ययन हम लोगों ने अभी इसी क्लास में किए हैं। फिर कांस्ययुगीन सभ्यता थी। कांस्ययुगीन मतलब कि यहाँ पे कांसे की मुद्रा बनाई जाती थी। कांसे का आविष्कार हो गया था, तो निश्चित रूप से कांस्ययुगीन सभ्यता ये थी। मातृसत्तात्मक समाज था, क्योंकि मातृ देवी की पूजा होती थी, यानी कि ऐसा माना जाता है कि लीडिंग लेने वाले में माता का प्रमुख स्थान था। व्यवस्थित नगर योजना थी, निश्चित रूप से व्यवस्थित नगर योजना थी, चूँकि ड्रेनेज सिस्टम अलग था। फिर उसके बाद में घरों को पक्के ईंटों से बनाया जाता था, तो इस तरह से कह सकते हैं कि व्यवस्थित नगर योजना थी। व्यवस्थित कृषि एवं व्यापार होते थे, क्योंकि उनके पास में मुहर लगाने के लिए अलग चीज़ें थी, बंदरगाह थे, और एक ईरान, अफगानिस्तान और इराक से व्यापार के साक्ष्य मिले हैं। आंतरिक व्यापार भी होते थे, तो हम कह सकते हैं कि व्यवस्थित व्यापार और कृषि होती थी। आंतरिक और बाह्य व्यापार जैसा कि मैंने बताया कि होता ही था। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के में भी आगे थे, क्योंकि विज्ञान प्रौद्योगिकी नहीं रहता तो बंदरगाह का आविष्कार नहीं होता, अलग अलग सीलें नहीं बनती, ज्यामितीय रचनाएं नहीं होती, तो निश्चित रूप से ये लोग विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भी आगे थे। उसके बाद में क्या है कि अद्वितीय सभ्यता थी। अद्वितीय सभ्यता इसलिए कि जितना विकास अभी वर्तमान युग में देखे जाते हैं, तो ये सारी व्यवस्थाएं सिंधु घाटी सभ्यता में भी देखी जाती है। उन्नत सभ्यता, उन्नत विकसित व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं वहाँ पे दिखती है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि यह व्यवस्था आज से 5000 साल पहले थी, इसीलिए यह अद्वितीय व्यवस्था है। अच्छा, अद्वितीय व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग समझ सकते हैं कि नगरीकरण, जो नगरीकरण आज हम लोग बनाने की सोचते हैं, ये नगरीकरण सिंधु घाटी सभ्यता में ऑलरेडी पहले से मौजूद थी। भूमिगत जल प्रणाली, जो हम लोग आज ज़मीन से जल को निकालते हैं, तो भूमिगत जल प्रणाली की व्यवस्था वो लोग ऑलरेडी पहले वहाँ पे जानते थे। वास्तुकला का विकास देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता से ही शुरुआत होती है। सीलों का विकास निश्चित रूप से हुआ था। सीलों पे अलग अलग टाइप के चिन्ह बनाए गए थे, अलग अलग मुहरें बनाई गई थी, तो एक अद्वितीय व्यवस्था थी ही। लिपि का विकास तो हुआ था। लिपि भाव चित्रात्मक थी, लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये सभी अद्वितीय व्यवस्थाएं थी, जो किसी दूसरे सभ्यता में नहीं दिखने को मिलती है। आज के सभ्यता में वहाँ की बहुत सारी चीज़ें मिलती है, लेकिन सभी चीज़ें नहीं मिलती है। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता वास्तव में अद्वितीय सभ्यता थी। इसके बारे में जैसे ये 8 पॉइंट लिखे हैं: नगरीय सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता, मातृसत्तात्मक समाज, व्यवस्थित नगर योजना, व्यवस्थित कृषि तथा व्यापार, आंतरिक एवं बाह्य व्यापार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, अद्वितीय सभ्यता। सबके बारे में हम लोग कुछ 2-4 पॉइंट, जो 2-4 लाइन जरूर लिख सकते हैं। अभी तक जितना पढ़ाया गया है, तो ये हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का अंतिम क्लास हुआ।
हमने सब चीज़ थ्रो वाइज 1 बाई 1 करके एक एक पॉइंट को सिंधु घाटी सभ्यता के सभी पॉइंट का हमने यहाँ पे जिक्र कर दिया। अब इसके बाद में 2 ही चीज़ हो सकता है, इसका आप अध्ययन कीजिए, इसका एक शॉर्ट नोट्स बनाना पड़ेगा। हालांकि मैं पूरे चैप्टर का चैप्टर नंबर 1 का एक शॉर्ट वीडियो आएगा। शॉर्ट वीडियो मतलब कि जो डायरेक्ट मगअप करना है, याद करना है, याद रखना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए। हालांकि ये तो सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ाए हैं, बट ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इसी का सारा ऑब्जेक्टिव एक जगह करके, ऑब्जेक्टिव मतलब 1 लीनियर वाला, कि हाँ हमेशा उसी को याद करना है जिससे हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सके। और हम लोग आगे आने वाले टाइम में सभी चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। बट इसका एक और वीडियो आएगा, एक शॉर्ट वीडियो आएगा, एक तो सम्मिलित वीडियो आएगा पूरा, और एक वीडियो आएगा मैंने टू दी पॉइंट 1 लीनियर फॉर्म में, जिससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाने में मदद हो सके। तो अभी तक वीडियो देखने के लिए अभी तक थैंक यू। वीडियो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।